जय हिंद दोस्तों, अध्ययन विद अंकित में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करेंगे मैथ की प्रैक्टिस। ये जो 20 फरवरी 2024 को जीडी का पेपर हुआ था उसमें जो मैथ के 20 प्रश्न आए थे, उन्हीं 20 प्रश्नों को हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए, पहला सवाल है, एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22 वर्ष है। उनकी औसत आयु कितनी है? यानी जब औसत आयु निकालते हैं तो ये जितने नंबर हैं इन सबको हम ऐड कर लेंगे और ये जितने हैं इनकी संख्या जितनी है उससे डिवाइड कर देंगे। तो हम पहले इसे ऐड करते हैं। 26, 25 यानी 7, 20 के आसपास हैं और 7 हैं, तो 7 दूनी 14 यानी 140। तो ये सीधे सीधे हो गया। उसके बाद बचा यहाँ पे 6, 5 11, 1 12, 12 9 21, 21 4 25, 25 8 33, 33 2 35 यानी 140 प्लस 35/7। अब इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 पचे 35 और 7 दूनी 14, 20 प्लस 5 यानी कितना हो गया टोटल? 25। यानी इसका जो औसत आयु है इन 7 पुरुषों की औसत आयु है वो है 25 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपये है। 20% और यक्स प्रतिशत की दो क्रमिक छूट देने के बाद वह कुर्सी 1400 रुपये में बेची जाती है। यक्स का मान बताना है। तो पहले 2000 रुपये में इसका जो है अंकित मूल्य है, इस पे 20% का छूट दिया जाता है। इस पे 20% का जब छूट देंगे तो मूल्य कितना हो जाएगा? 10% होता है 2000 का 200 और 20% कितना हो जाएगा? 400। यानी 400 का छूट दे देंगे तो ये हो जाएगी 1600 की। अब लेकिन इस पे क्या कह रहा है कि ये फिर से इस पे यक्स प्रतिशत की छूट दी गई है और उसके बाद ये कुर्सी का जो लास्ट प्राइस है वो बचा 1400 रुपये। यानी छूट कितनी दी गई हमें? 200 रुपये की। अब ये 200 कितने पे छूट दी गई है? 1600 पे। यानी 200 जो है 1600 का कितना प्रतिशत है? 200, 200 भागे 1600, ये कितना आ जाएगा? 1/8। 1/, जो 8 होता है इस फ्रैक्शन का जो है परसेंटेज वैल्यू होता है 12.5। यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ए और बी दोनों 5000 रुपये प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं। ए 25% का लाभ अर्जित करता है, जबकि जबकि यहाँ बी होगा, जबकि बी को 10% की हानि होती है। ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात कितना है? जो इनकी सेलिंग प्राइस है एसपी, वो दोनों की इक्वल है। 5000 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचते हैं दोनों, यही तो कह रहा है। एसपी इक्वल है और सीपी जो है, अब ए की देख लेते हैं और बी की देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ है 25%। 25% का लाभ होता है, यानी 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4 होता है। तो ये 4 का रहता है तो बेचता कितने पे है? 5 का। और बी को जो है वो 10% की हानि होती है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू है 1/10, यानी इसको हानि हुई है बी को। तो 10 रुपये का सामान ये 9 रुपये में ही बेचेगा। और जब हमें सवाल में कह रहा है कि दोनों की जो है ये एसपी जो है इक्वल है, यानी यहाँ पे हमें 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ 5 से, तब ये दोनों इक्वल होंगे। यानी 9 पचे 45 और 9 पचे 45, 45 ए भी हो गया। अब 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और 9 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 36। अब सीपी बताना है। क्या बताना है? सीपी। सीपी का अनुपात बताना है ए और बी का। ए का सीपी है 36, बी का सीपी है 50, तो ये कट के आ जाएगा 18:25। तो इसका कौन सा है? ऑप्शन सी। सी सही है। अगला सवाल है, दो रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है? देखिए, जब वो दोनों पार कर रही हैं तो अपने लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेंगी, तभी ट्रेनें पार होंगी। और दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, यानी उनकी जो सापेक्ष चाल है वो जुड़ जाएगी। यानी पहले ट्रेन की चाल हमने यक्स मान लिया, दूसरे ट्रेन की चाल वाई मान लिया,
और इनकी सापेक्ष चाल इतनी हो जाएगी। और टोटल दूरी कितनी, पहली ट्रेन की लंबाई 300 मीटर और दूसरी की भी 320 मीटर है। और ये पार कितनी देर में कर रही हैं, 18 सेकेंड में। तो ये कितना हो गया, 640/18। लेकिन ये मीटर प्रति सेकेंड में है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे, क्योंकि सारे आंसर किलोमीटर पर आवर में है। तो हम इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे। तो 18 से 18 कट गया, 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचा 40, 5 40, यानी x प्लस वाई कितना आ गया, 128 किलोमीटर पर आवर। अब ये दोनों दोनों की चाल है, दोनों ट्रेनों की चाल, और दोनों ट्रेनें समान चाल से चल रही हैं, यानी एक ट्रेन की चाल कितनी होगी, इसकी आधी होगी। 128 की आधी कितनी होगी, 64 किलोमीटर पर आवर। अगला सवाल है, 7200 को पी क्यू आर के बीच क्रमशः 1/2, 4 और 3/2 के अनुपात में बांटा जाता है, तो आर का हिस्सा कितना है। पी क्यू आर, ये 1/2 है, ये 4 है, ये 3/2 है। तो हम जब भी अनुपात में लिखते हैं तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको हटा देते हैं। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1। यहाँ 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, यहाँ 3/2 में 2 से 3/2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3। बताना क्या है, इसकी वैल्यू बतानी है आर की, और हमें पता क्या है, टोटल पैसा पता है कितना है। तो 8 1 9 3 12, यानी 12 यूनिट का मान दिया हुआ है हमें 7200। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 600। और बताना क्या है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 गुणे 3। उत्तर कितना आ जाएगा, 1800, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला सवाल है, यदि यम अनुपाते यन बराबर 9/6, तो m प्लस यन अनुपाते यम माइनस यन का मान क्या होगा। ये सबसे सिंपल है, यम की जगह पे यम की वैल्यू रख देते हैं, यन की जगह पे यन की वैल्यू रख देते हैं। यम यहाँ कितना है 9, यन कितना है 6, तो ये हो गया 9 प्लस 6, ये हो जाएगा 9 माइनस 6, इसकी वैल्यू आ जाएगी 15, और 9 माइनस 6 हो जाएगा 3। अनुपात निकालेंगे, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 5/1। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला सवाल है, ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन सॉल्व करते हैं, ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद इसमें देखते हैं क्या है, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं अलग अलग। तो इसमें आ जाएगा 33 और प्लस 7 कितना हो जाएगा 40, इंटू 44/2, तो ये हो जाएगा 22। यहाँ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, 5 × 5 कितना हो जाएगा 25। अब इस 25 को अगर 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो तो रहेगा ही, 25 चौको 100, यानी ये हो गया 1000 गुणे 22। अब 22 को जब 1000 में गुणा करेंगे तो 22,000 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित, ये चीज है अपरिवर्तित रखना है, रखने के लिए इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए, यानी चौड़ाई घटाई जानी है। 14% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी क्या होगी, वो होता है 1/7, यानी लेंथ जो है पहले 7 थी, वृद्धि की गई तो वृद्धि होके कितना हो जाएगी 8। तो चौड़ाई में क्या करना पड़ेगा, चौड़ाई हम कम करेंगे तभी तो ये इसका जो क्षेत्रफल है वो इक्वल रहेगा दोनों कंडीशन में। एरिया होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसको 8 से 7 करना पड़ेगा। तो 8 से 7 चौड़ाई करेंगे तो कितना कम करेंगे, एक कम किए, एक कम कितने पे किए 8 पे किए, तो 1/8 की वैल्यू क्या हो जाएगी परसेंटेज में 12.5%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपये है और उस पर 25% की छूट दी गई,
वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य हमें बताना है, यानी एमपी, मार्क प्राइस बताना है। और छूट जब भी दी जाती है तो मार्क प्राइस पे ही दी जाती है, तो मार्क प्राइस पे कितनी छूट दी गई, 25%। यानी इस 25% को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1/4, ये फ्रैक्शन वैल्यू है 25% की। यानी मार्क प्राइस हम मान लेते हैं पहले कितना थी, 4 यूनिट, तो उस पर एक छूट दी गई, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गई, 3 यूनिट। और यही सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 5175, 5175 ये विक्रय मूल्य ही तो है, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 बचा 2, यहाँ 21, 3 सते 21, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 1725। ये एक यूनिट की वैल्यू है, एक यूनिट की। हमें बताना क्या है, 4 यूनिट की वैल्यू, यानी अंकित मूल्य बताना है। तो अंकित मूल्य है कितना, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 17 चौको 68, यानी 6800 ये सीधे सीधे हो गया, बचा ये 25, 25 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 6900। 6900 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, वार्षिक ब्याज दर कितनी है। धनराशि का 2/5 है क्या, साधारण ब्याज, यानी एसआई जो हमें मिलता है, कितना मिलता है 40 वर्षों में, 2/5 मिलता है। किसका, जितना भी धन होगा, मान लेते हैं फिर, जैसे 5 का मल्टीपल मानेंगे तो वो कट जाएगा, तो हम मान लेते हैं पी, यानी मूलधन, मूलधन बराबर हम 500 मान लेते हैं। अब हमें जो एसआई मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसका 2/5 मिलेगा, 500 का 2/5, 500 का 2/5 कितना होगा, 500 गुणे 2/5, 5 से 500 कट जाएगा 100 बार, कितना आ जाएगा 200, यानी एसआई आ गया हमारा 200, मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट इसका मतलब। पूछ क्या रहा है, वार्षिक ब्याज दर बतानी है। ये कितने वर्षों में आया है, 40 वर्ष में, 40 वर्ष में 200 रुपया साधारण ब्याज आया है। तो एक वर्ष में कितना आएगा, 200 को 40 से भाग कर देते हैं, तो एक वर्ष का पता चल जाएगा। एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया, 40 पंचे, यानी 5। अब ये 5 रुपए हमें मिले हैं कितने पे, 500 पे, तो दर कितना आ गया, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस 5 से, ये एक बार जाएगा, और ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट जाएंगे, कितना आया 1%। कौन सा ऑप्शन है, डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह पूनम को काम पर रखती है, जो राखी से 20% अधिक कुशल है। शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन और लगेंगे। ये बताना है कि ये जो 8 दिन काम की है राखी, उसके बाद जो काम बचा हुआ है उसको पूनम और राखी दोनों ने मिलकर किया है, तो कितने दिन में किया है। तो कौन कौन है, राखी है और पूनम है। यहाँ से ये हमें पता चल जाएगा इनकी इफिशियंसी क्या है। इफिशियंसी क्या है, पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5, यानी अगर राखी एक दिन में 5 काम करती है तो पूनम एक दिन में 6 काम करेगी। अधिक कुशल है ना, पूनम अधिक कुशल है, ये 6 दिन में काम, 6 काम एक दिन में करेगी, ये 5 काम एक दिन में करेगी। और राखी 8 दिनों तक काम कर चुकी है, राखी 8 दिनों तक काम कर चुकी है, तो राखी का 8 दिन का काम कितना होगा, 8 गुणे 5, यानी 40 यूनिट, यानी 40 यूनिट काम राखी कर चुकी है। ये पूरे काम का कितना है, पूरे काम का केवल 10% तो था, यानी पूरे काम का ये 10% है, तो टोटल काम कितना हो गया, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 10% की वैल्यू 40 है, तो टोटल वर्क हो जाएगा 100%। 100% का मान कितना हो जाएगा, 400, 400 यूनिट। और 40 यूनिट हो चुका है, तो बचा हुआ कार्य कितना है हमारे पास, बचा हुआ कार्य कितना है, 360, 360, क्योंकि 40 तो ये कर चुकी है, तो 360 बचा हुआ कार्य है। ये बचा हुआ कार्य कौन करेगा, ये दोनों मिलके करेंगी, तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई,
5 + 6 = 11, यानी 360 काम को 11 यूनिट से करेंगे तो कितना दिन लगेगा? 360/11 दिन लगेगा। ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है सिंप्लीफिकेशन का। तो सिंप्लीफिकेशन में हम सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ये सबसे छोटा वाला जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू क्या आएगी? इतने का मान क्या हो जाएगा? 96 × 2, 96 × 2 कितना होता है? 192। और यहाँ भाग करना है कितने से? 24 से। तो 24 × 24, 24 × 8 192 होता है। तो इसका मान कितना आ गया? 8। अब यहाँ भाग है तो यहाँ भाग रहेगा। 36 × 4 ये कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, 120, ये सीधे सीधे हो गया। 6 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144, 144। और यहाँ गुणा है तो गुणा 41। अब इस 8 से इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 8 कम 8, बचा यहाँ पे कितना? 6, 8, 8 8 64, और यहाँ बचा है 41। तो 41 × 18 कितना होगा? हम यूनिट डिजिट मैच करा लेते हैं। तो इसमें 6 है, इसमें 9 है, इसमें 7 है, और यहाँ पे आ कितना रहा है? 8। तो ये एक ही में है। ऑप्शन नंबर डी ये सही उत्तर है इसका। अगला सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। मान लीजिए 100 रुपये है। 100 रुपये को 2 गुना होने में यानी 200 रुपये होने में कितना समय लगता है? 10 वर्ष का समय लगता है। तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा? 4 गुना होने में कितना समय लगेगा? मान लीजिए 10 वर्ष में ये 200 रुपये हो जाता है, यानी अगले फिर ये 10 वर्ष में, अगर मैं अगले 10 वर्ष में और देख लूँ तो ये 200 का दो, जब यहाँ से यहाँ तक आया 2 गुना हो गया, तो अगले भी 10 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। तो इस 2 गुने को करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 400 हो जाएगा, यानी 200 का 400 हो जाएगा। अब 10 वर्ष यहाँ और 10 वर्ष यहाँ, यानी हो गए ये टोटल कितने? 20 वर्ष। 20 वर्ष और पैसा कितना हो गया? 400, और था कितना? 100, और पूछ क्या रहा है? 4 गुना। तो 4 गुना हो तो गया ये, और समय कितना लगा? 20 वर्ष। ये उत्तर है। अगला प्रश्न है 44 आम, 121 केले और 11 सेब हैं। उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हों और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है? हम जैसे अगर मान लेते हैं कोई भी फल है, ये 3 फल हैं, आम है, केला है, सेब है। इनको अलग अलग पंक्ति में रखना है और सभी पंक्ति में बराबर बराबर फल होना चाहिए। अगर मान लो अगर 2 पंक्ति बनाते हैं सेब की, अगर 11 से हम कम की पंक्ति बनाते हैं तो इस 11 सेब अगर है तो इसको 2 भागों में अगर विभाजित करेंगे या 3 भागों में करेंगे तो इक्वली विभाजित नहीं होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 11 अपने आप में प्राइम नंबर है, यानी हमें रखनी है जो पंक्ति वो 11, एक पंक्ति में 11 सेब होना ही होना है, यानी 11 फल होंगे। मान लेते हैं हम 11, अगर एक पंक्ति में 11 फल हैं, 11 इसमें हो गए एक पंक्ति में, ये सेब का है। सेब का तो फिर एक ही पंक्ति बनेगी, ये एक पंक्ति बन गई। अब ले लेते हैं आम वाला। आम वाले में अगर 11 11 11 का बनाएंगे, 11 11 फल का, तो ये 4 पंक्ति लगेगी, यानी ये 44 हो गए। 44 आम इसमें हो गए, ये आम है। ऐसे केले का अगर बनाएंगे तो इसका अगर 11 भागों में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 पंक्ति बनानी पड़ेगी। 11 पंक्ति, 11 पंक्ति बनानी पड़ेगी, यानी एक पंक्ति यहाँ, 4 पंक्ति यहाँ, और इस 121 केले को 11 11 के हिसाब से अगर बांटेंगे तो 11 पंक्ति में रखेंगे तो 11 पंक्ति यहाँ, तो 11 11 4 15, 15 1 16, 16 पंक्ति टोटल लगी हुई हैं। वही पूछ रहा है पंक्तियों की न्यूनतम संख्या, तो 16 होगा। अगला सवाल है एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के पहले 3 महीने के लिए
1100 रुपये, अगले 5 महीने के लिए 1000 रुपये और अंतिम 4 महीने के लिए 1200 रुपये। ये औसत मासिक व्यय है, औसत मासिक व्यय। इसका मतलब ये हुआ कि वो पहले जो साल के पहले 3 महीने होती है वो हर महीने 1100 खर्चा करती है। तो पहले 3 महीने में कितना खर्चा कर देगी? 3 महीने में टोटल कितना खर्चा कर देगी? 3300 रुपये। और अगले 5 महीने के लिए 1000 रुपये है औसत मासिक आय। औसत मासिक आय मतलब होता है कि हर महीने उतना खर्चा कर रही है। तो ये 5 महीने खर्चा कर रही है, कितना कितना, एक एक हजार। तो ये 5 महीने तक जब खर्चा करेगी तो कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। 5 महीने में 5000। और अंतिम 4 महीना जो बचा हुआ है उसमें वो हर महीने 1200 खर्चा कर रही है। तो अंतिम 4 महीने में कितना खर्चा हो जाएगा? 12 चौक 4800। यानी ये टोटल कितना हो गया? 4800 रुपये। अब इसको हम जोड़ देंगे तो पूरा पता चल जाएगा कितना 12 माह में कितना खर्चा हो रहा है। 12 माह में कितना खर्चा हो रहा है, जोड़ेंगे इसको। 0 0 8 3 11 के 1, 5 3 8, 8 4 12, 1 13, 13,100 रुपया उसका सालाना खर्च है। और यदि कुल वार्षिक बचत 1300 रुपये है तो सपना की औसत मासिक आय पूछी है। तो वार्षिक बचत, अच्छा, इनकम, इनकम बराबर होता क्या है? इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर हुआ कितना है? 13,100 रुपये, और प्लस सेविंग कितना है? 1300 रुपये। तो इस ये 14,400 रुपया हो गया। कितना? 14,400 रुपया पूरे एक साल का। एक साल में कितना कमाती है? 14,400। वो पूछ रहा है सवाल, सपना की औसत मासिक आय। मासिक आय के लिए इसका मतलब ये हुआ कि वो हर महीने कितना कमाती है। तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे औसत मासिक आय कितना हो जाएगा? 12 एकम 12, 12 दूना 24, 1200 रुपये। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, आर एक कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकता है। संपूर्ण कार्य का कितना प्रतिशत कार्य आर द्वारा 45 दिनों में किया जा सकता है? ये बहुत ही आसान सवाल है। इसमें आर जो है पूरा कार्य 90 दिन में कर रहा है। यानी पूरा कार्य का मतलब 100%। 100% कार्य वो 90 दिन में कर रहा है। तो वो 45 दिन में कितना करेगा? यानी इस दिन को जब हम आधा कर देंगे 45 दिन, तो वो कितना कार्य करेगा? 50% तो ही कर पाएगा, इधर भी तो आधा करना पड़ेगा। तो कितना कार्य हुआ 45 दिन में? 50। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। सवाल नंबर है 17। रोहित 2,320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपये खर्च करता है। यदि वह इसे 2400 रुपये में बेचता है तो हानि प्रतिशत कितना होगा? देखो, पहले वो 2300 का तो खरीदता है बल्ला, 2320 रुपये का। उसके बाद इस पे 180 रुपये और खर्च करता है उसको जो है बनवाने में। तो टोटल उसका जो कॉस्ट आया है, इस पे कॉस्ट कितना आया है? 0 8 2 10 3 1 4 1 5 2, 2500 का कॉस्ट आया है इस पे। और वो बेचता कितने का है? 2400 का। एसपी कितना है? 2400। घाटा कितना हुआ उसका? 100 रुपये का। तो ये 100 रुपये घाटा हुआ कितना है? किस पे? 2500 पे। तो ये कितना प्रतिशत हुआ? 100, 2500 का कितना प्रतिशत हुआ? 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से 100 कट गया, 25 चौको 100, कितना आया? 4%। 4% का नुकसान हुआ है। अगला सवाल है, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुआ। यानी जो 60% अंक प्राप्त किया है और एक ने 75% अंक प्राप्त किया है, इन दोनों का अंतर दे रहा है 30 है। यानी जो 75% अंक प्राप्त किया है और एक दूसरे ने 60% अंक प्राप्त किया है, तो इससे कितना ज़्यादा किया है वास्तव में? या तो 15% है, लेकिन नंबर में वो 30 नंबर अधिक पाया है। तो यहाँ से अंतर हो गया 15% का। 15% की वैल्यू क्या है? 30 नंबर। तो 1% की वैल्यू क्या है? 2 नंबर, यानी 2 अंक। और पूछा क्या है? परीक्षा के अधिकतम अंक। अधिकतम अंक होते हैं 100%।
तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 200। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है मान ज्ञात कीजिए, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है ये। तो इसमें हम सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है कितना? 175 गुणे 72 भागे 24 प्लस 5। तो इसमें भाग सॉल्व करेंगे। इसका उत्तर क्या आएगा? 24 तिया 72, 3 आ गया। अब 175 गुणे 3 कितना होगा? 17 तिया 51, ये 17 है। 17 तिया 51 यानी 510 वो हो गया। और बचा 5 15 यानी 525। 525 इतने की वैल्यू है, इतने की। और प्लस ये 5 है, प्लस 5, ये कितना हो गया? टोटल 500। ये टोटल यहाँ तक कितना हो गया? 530। 530 ये हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बाई 20 और भागे 2, भागे 2। तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा? 10। और इससे गुणा कर देंगे 530 को 10 से, तो हो जाएगा 5300। तो उत्तर आ गया कितना? 5300। अगला सवाल है एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? इसमें दिया है 93% विद्यार्थी जो हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं। तो फेल कितने हुए? 7%। 7% फेल हो गए। और फेल वास्तव में कितने हुए हैं? 9275 विद्यार्थी। 9275 विद्यार्थी। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकल आएगी। 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचा 2, 7 त्रिक 21 बचा 1, 7 दूनी 14, यहाँ 7 बचे 35, 1325। यानी 1% की वैल्यू 1325 आ गई। तो कुल संख्या बतानी है किनकी? विद्यार्थियों की जो परीक्षा में उपस्थित थे। तो कुल कितने थे? 100% थे। 1325 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 1,32,500। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये थे आपके 20 प्रश्न। कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग कि आपका कितना सवाल सही हुआ, कितना गलत। जय हिंद।